नमस्कार मित्रों, लेट्स माइक सारा दिन में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने जा रहे चुनाव की चर्चा। 21 जुलाई को जब उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया और पूरे देश को चौंका दिया एक तरीके से, दूसरे दिन उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया और 2 महीने के अंदर जो चुनाव उपराष्ट्रपति का कराने की प्रक्रिया है उसके तहत 9 सितंबर को चुनाव होने जा रहा है। देखा जाए तो देश के अंदर चुनाव शब्द आते ही एक अलग लोगों में उत्सुकता जग जाती है। छोटा चुनाव हो सरपंच का, पार्षद का या विधानसभा का या फिर लोकसभा का, या 2 संवैधानिक पदों पर जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव, लोगों में उत्सुकता होती है कौन कैंडिडेट होगा, कितने वोट हैं, कौन जीतेगा। और जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की हम आज चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चुनाव इस तरह राज्यसभा का चुनाव होता है, इस पे व्हिप लागू नहीं होता और सीक्रेट बैलेट के तहत ये चुनाव होता है। मतलब कोई भी सांसद अगर अपने प्रत्याशी को, जिस दल का वो है, जिस खेमे का है, जिस गठबंधन का है, उस प्रत्याशी को अगर वोट नहीं दे तो पता नहीं चलता। अब एनडीए की तरफ से भाजपा जो इसका नेतृत्व करता है, एनडीए गठबंधन, उसकी तरफ से सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं, स्वयं सेवक रहे हैं संघ के, उनको एनडीए ने उतारा है। तो विपक्ष की ओर से सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 782 इसमें मतदाता हैं जो वोट देंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें लोकसभा के सदस्य भी हैं और राज्यसभा के सदस्य में भी है। और जब राजनीतिक दल 2 खेमों में बटे हुए हैं, एक एनडीए का, एक इंडी गठबंधन, तो एनडीए के साथ, यानी कह सकते हैं सीपी राधाकृष्णन के साथ 422 वोटों का आंकड़ा है कागजों में जो दिखता है। और विपक्षी गठबंधन की हम बात करें सुदर्शन रेड्डी के साथ 312 का। मतलब 110 जो सांसद हैं वो भाजपा एनडीए के प्रत्याशी के साथ अधिक है उनके वोटों का आंकड़ा। मतलब यही वोट अगर पड़े तो 110 वोट भारतीय जनता पार्टी खेमे के पास ज्यादा है। और 48 ऐसे सांसद इसमें हैं जो अभी संसद में किसी भी खेमे के साथ नहीं है, ना एनडीए के साथ ना इंडी गठबंधन के साथ। उसमें जो वाईएसआर रेड्डी है, वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश की, उसने एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। मतलब इस ऐलान के बाद 422 में अगर 11 वोट और जोड़ते हैं तो 433 का आंकड़ा एनडीए के पास है और 312 का इंडी गठबंधन के पास। दिलचस्प पहलू यह है कि बीजेडी, बीजू जनता दल, जो 22-23 साल जिसने उड़ीसा में राज किया और एक दौर में एनडीए के साथ हुआ करती थी, फिर एनडीए का साथ छोड़ के उसने तटस्थ नीति अपना ली, ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ, क्योंकि उड़ीसा में उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से होता था। तो उसने अपनी एक अलग राह पकड़ ली, ना इसके साथ ना उसके साथ। तो उस बीजेडी ने भी आज ऐलान कर दिया कि हम ना एनडीए के साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव में रहेंगे और ना हम इंडी गठबंधन के साथ, मतलब हम वोट देने नहीं जाएंगे। और इसी तरह का फैसला बीआरएस, जो तेलंगाना की पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति, उसने भी आज ऐलान कर दिया कि हम ना एनडीए के साथ जाएंगे ना इंडी गठबंधन के साथ। लंबे समय से जब से चुनाव की घोषणा हुई, दोनों खेमे इन दलों का समर्थन पाने की जुगाड़ में थे कि अगर इनके वोट हमारे को मिल जाए तो मुकाबला थोड़ा और दिलचस्प हो जाए, मुकाबला थोड़ा और रोचक हो जाए। एनडीए अपनी जीत का अंतर बढ़ाना चाहती थी इनको साथ लेके, और इंडी गठबंधन इनको साथ लेके चुनाव को रोचक, कांटे का मुकाबला बनाने की कोशिश में थी। लेकिन आज इन दोनों दलों ने साफ कर दिया कि ना वो इसके साथ जाएंगे ना उसके साथ। तो अब आज की स्थिति में अगर जो चुनाव से 24 घंटे भी नहीं रह गए अब, तो भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसके पास 433 वोट हैं और कांग्रेस गठबंधन का जो खेमा उसके पास 312 वोट है। निश्चित रूप से ये जो 121 का आंकड़ा है, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक सहज जीत का अंतर
हासिल करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कभी व्हिप जारी नहीं होता, मतलब सांसद अंतरात्मा की आवाज पे वोट देते हैं। आज तक ऐसा कभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुआ नहीं कि जिस गठबंधन के पास ज्यादा वोट रहे हों उसके प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा हो, या उसे उसके वोटों में से कोई 20-25 वोटों का सेंध लग गई हो। लेकिन फिर भी कहते हैं चुनाव आखिर चुनाव होता है, वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, और जब तक उसके नतीजे नहीं आ जाते तब तक ये मानकर चलना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। जैसा कि विपक्षी प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने कई बार कहा है कि इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में बड़ा उलटफेर होगा। तो हम अगर चर्चा करें कि बड़ा उलटफेर क्या हो सकता है, क्या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो एनडीए के साथ है और एनडीए प्रत्याशी को समर्थन का भरोसा दे चुकी है, ऐलान कर चुकी है, क्या वो एनडीए के साथ नहीं जाएगी? या फिर नीतीश कुमार की जनता दल यू, जिसके लोकसभा में 12 हैं और 6 करीब उनके राज्यसभा में सदस्य हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे? ये विपक्ष का मानना है कि विपक्ष चूंकि मानता है कि एनडीए के जो सहयोगी हैं बड़े, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू, ये परिस्थितियों बस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जब अंतरात्मा की आवाज पर होगा या सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी तो ये हमारे साथ जाएंगे। एनडीए खेमे ने भी कोशिश की, जहां जब हम छोटे छोटे चुनाव होते हैं उसमें क्षेत्रवाद जातिवाद की बात होती है, तो जब उपराष्ट्रपति का चुनाव इतना बड़ा चुनाव हो रहा है उसमें भी क्षेत्रीयता को लेकर कई मुद्दे उछाले गए। मसलन सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन तमिलनाडु में जो डीएमके खेमा है वो इंडी गठबंधन के साथ है, और जो एआईडीएमके है वो एनडीए के साथ तो है, लेकिन उनके खट्टे मीठे रिश्ते हैं, कभी उनकी बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। अगले साल जो तमिलनाडु में चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं उसमें अभी तक ये तय नहीं है कि दोनों मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, और अगर मिलकर लड़ेंगे तो सीटों का एडजस्टमेंट क्या होगा, इनके साथ कौन छोटे छोटे दल आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि तमिलनाडु में, चूंकि राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, तो डीएमके पर ये क्षेत्रवाद का प्रेशर बनाया जाए। अगले साल चुनाव है कि साहब आपने तमिलनाडु से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उपराष्ट्रपति के चुनाव में, आपने तमिलनाडु के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करके आपने आंध्र प्रदेश के जो सुदर्शन रेड्डी उनका आपने समर्थन किया। इसी तरह कांग्रेस खेमे से भी कोशिश की गई कि चंद्रबाबू नायडू को तोड़ा जाए। चूंकि सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, तो क्षेत्रीयता के नाम पर उन पे एक नैतिक दबाव बनाया जाए कि एनडीए गठबंधन के साथ भले हैं, लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश के जब अगर सुदर्शन रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू को सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करना चाहिए। चुनाव में हर दल वोट पाने के लिए हर तरह के पैंतरेबाजी अपनाता है, और किसी भी चुनाव को आसान नहीं समझना चाहिए। हालांकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दल के पास बहुमत हो और वो हार जाए चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव में एक बार जरूर देश में ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद क्रॉस वोटिंग हो सकती है, शायद कोई सांसद दल बदल कर ले, पाला बदल कर ले, और शायद कुछ अंधेरे में ऐसा तीर चल जाए। जी हाँ, 1969 का जो राष्ट्रपति का चुनाव था उस समय कांग्रेस में पुराने नेताओं और नए नेताओं, मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ इंदिरा गांधी थी जो प्रधानमंत्री थी, और एक तरफ कामराज, निजिंगलप्पा, मोरारजी देसाई का एक गुट हुआ करता था जो बुजुर्ग नेताओं की श्रेणी में आते थे, और इंदिरा गांधी नई युवा टीम का नेतृत्व कर रही थी। कांग्रेस की जब औपचारिक बैठक हुई राष्ट्रपति का चयन करने के लिए, तो कांग्रेस ने उस समय नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। इंदिरा गांधी पुराने नेताओं के इस फैसले से सहमत नहीं थी, लेकिन जब पार्टी ने उतार दिया, चूंकि पार्टी सिंबल पर यह चुनाव नहीं होता, पहले भी जैसा मैंने कहा कि व्हिप जारी नहीं होता इसमें,
जो भी कैंडिडेट लड़ते हैं एज इंडिपेंडेंट वो आने जाते हैं निर्दलीय। समर्थन जरूर होता है कि एनडीए ने उतारा, ये यूपीए ने उतारा, या इंडी गठबंधन है, भाजपा ने, कांग्रेस ने, लेकिन वहां बैलेट पेपर पर कोई चुनाव चिन्ह या वो नहीं होता, प्रत्याशी को सीधे वोट मिलते हैं। तो जब इंदिरा गांधी ने नीलम संजीव रेड्डी के नाम से सहमत नहीं होते हुए अपने उम्मीदवार वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी को उतार दिया, तो एक बहुत दिलचस्प 69 का चुनाव हुआ था। 56 साल हो गए उस चुनाव को, लेकिन आज तक गाए बजाए जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस चुनाव की चर्चा जरूर होती है चुनाव में। और बहुत कांटे का टक्कर था। विपक्ष के जितने भी वोट थे उन्होंने कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के साथ गए, नीलम संजीव रेड्डी से, ये देखते हुए कि कांग्रेस में दो गुट बने हुए हैं और इनका फायदा उठाया जाए। क्योंकि इंदिरा गांधी वीवी गिरी के साथ है, तो इंदिरा गांधी के कैंडिडेट को अगर हरा दो तो प्रेशर बनेगा कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस में ये टूट हो सकती है, कांग्रेस का विखंडन हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू की जब 64 में डेथ हुई, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, और फिर जब इंदिरा गांधी 66 में बनी तो इंदिरा गांधी को पुराने नेताओं से संघर्ष करना पड़ रहा था अपने नेतृत्व को स्थापित करने के लिए। और चुनाव प्रचार हुआ, नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, सबने अपने अपने समर्थन के लिए जो भी कोशिश करनी थी वो करी। और जब नतीजे आए तो जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे नीलम संजीव रेड्डी, उनको 4,05,077 वोट मिले। और जो कांग्रेस के एक तरीके से बागी कह लो, बागी तो नहीं लेकिन वो इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से उतारे थे, वीवी गिरी, उनको 4,20,000 कुछ वोट मिले। मतलब 15,000 वोटों के अंतर से नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी होने के बावजूद। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है, कोई भी चुनाव हो, कई बार राज्यसभा के चुनाव में देखते हैं कि पार्टी व्हिप भी जारी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन ज्यादा वोट होने के बावजूद उनका अधिकृत उम्मीदवार हार जाता है। जैसे हिमाचल में 2 साल पहले हुआ, कांग्रेस के पास 40 वोट थे, लेकिन 25 सीटों वाली जो भाजपा है उसने अपना राज्यसभा का प्रत्याशी जिता लिया और कांग्रेस में कई विधायकों को फिर पार्टी से निकाला गया था। तो विपक्ष के खेमे में ये एक उम्मीद है कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसद अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का या एनडीए के प्रत्याशी का साथ नहीं देंगे। और जो एनडीए के अंदर थोड़ी बहुत कुलबुलाहट हो सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के चुनाव में 241 सीटों पे समटी तो लगा कि नरेंद्र मोदी का जो जादू था 282, 303 और 404 के दावा, वो 404 का दावा जब 241 पे आ गया तो विपक्षी खेमे को ये लगा कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। और ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जिन परिस्थितियों में हो रहा है, जिस तरह से जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा हुआ, राजनीतिक हलचल मची, उसमें विपक्ष को लगता है कि अगर इस चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन हार जाते हैं तो एनडीए के अंदर बड़ी उथल पुथल हो सकती है। और इन जो चुनाव हैं इसमें सवाल ये नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 422 वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 415 वोट मिलते हैं, 10 वोट खिसक जाते हैं, और कांग्रेस कैंडिडेट के पास, सुदर्शन रेड्डी के पास 312 वोट है और उनको 325 मिल जाते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव तो जीत जाएगा। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति तो बन जाएंगे, ये लगभग हम तय मान के चलते हैं कि सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत जाएंगे जो आंकड़े हैं। लेकिन अगर 10-15 वोट कम हो जाते हैं एनडीए के खाते से, क्रॉस वोटिंग हो जाती है और इंडी गठबंधन को 312 से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तो जीत भले ही एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की हो, लेकिन उसे नैतिक हार माना जाएगा। नैतिक का मतलब एक मोरल पे जो चुनाव के जीत हार के होता है ना, कि 15 या 20 वोट खिसके तो क्यों खिसके, चुनाव में 5-7-10 वोट ऊपर नीचे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका संदेश ये जाएगा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनडीए गठबंधन 48 जो तटस्थ हैं, जो ना इस पाले में ना उस पाले में,
उनके वोट अपने पाले में करने की बजाय उनके अपने वोट खिसक गए, और इसका असर उपराष्ट्रपति के चुनाव पर तो नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि वो चाहे 5 वोटों से भी जीते हैं, जो प्रत्याशी जीतेगा उसकी जीत मानी जाएगी, उपराष्ट्रपति बनेगा। तो ऐसे में सीपी राधाकृष्णन के सामने बड़ी चुनौती नहीं है, जीत चुनौती नहीं है, लेकिन वो मार्जिन क्या 422 वोटों से कितना ऊपर ले जा सकते हैं। अगर वो 450 तक ले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सहयोगियों को सबको ये मैसेज संदेश जाएगा राजनीति में कि एकजुट रहा एनडीए, और उन्होंने जो 48 तटस्थ लोग थे, जो न इधर थे न उधर के, उनके भी वोट अपनी तरफ हथियाए। लेकिन अगर वोट कम हुए निश्चित रूप से इसका असर आने वाले जो 2-3 महीने बाद बिहार के चुनाव होने हैं, 2 महीने के अंदर, मतलब नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, अगर 10-15 वोट कम हो जाते हैं एनडीए प्रत्याशी के, निश्चित रूप से बिहार के अंदर जो चुनाव होंगे उसका असर, इसका प्रभाव निश्चित रूप से मतदाताओं पे भी जाएगा, और ये संदेश जाएगा कि एनडीए एकजुट नहीं है, या एनडीए अपने सहयोगियों को एकजुट नहीं रख पाया। और वही अगर विपरीत स्थिति होती है, 422 के जितने ऊपर वोट जाते हैं, तो एनडीए खेमे में वो उस चीज का एक नैतिक विजय मानी जाएगी कि हमने अपने वोटों को बरकरार रखते हुए जो हमारे साथ नहीं थे उनको भी अपने साथ लाने में सफलता हासिल करी। तो अभी चुनाव में 24 घंटे हैं। दिल्ली में पिछले महीने भर से राजनीति चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दोनों उम्मीदवार सांसदों से मिल रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिल रहे हैं। 7 तारीख को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों के लिए डिनर आयोजित किया था, वो कैंसिल हो गया एंड मौके पर 6 तारीख को। और 8 तारीख को जो प्रधानमंत्री की तरफ से डिनर दिया जा रहा था वो भी कैंसिल हो गया। कारण बताया गया कि पंजाब में जो बाढ़ आई है उसको देखते हुए डिनर कैंसिल किया गया। लेकिन 3 दिन भारतीय जनता पार्टी ने 7, 8, 6 की शाम से उन्होंने जितने भी उनके सांसद हैं सबको एकत्रित किया, उनकी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें उनको चुनाव के तरीके बताए गए, किस तरह से वोट देना है, चुनाव आयोग का जो पैन है उसी से आपको उसमें टिक मार्क करना है, कोई क्रॉस नहीं करना। और भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताया गया कि किस तरह से सरकार ने जो वायदे किए थे अपने घोषणा पत्र में, अपनी चुनावी रैलियों में, सरकार उन वायदों को कितना पूरा कर रही है। तो ये सिर्फ सांसदों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में पता होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने सांसदों को एकजुट रखना कि एकजुट कैसे रखा जाए उनको, और उनको ये मैसेज दिया जाए कि जो एनडीए का नेतृत्व है वो इस चुनाव को गंभीरता से ले रहा है। भले उसके पास 110 वोटों का समर्थन ज्यादा है, लेकिन वो इन चुनावों को किसी भी रूप में ढील देने की इच्छुक नहीं है। और सांसदों को उन्होंने दिल्ली में रहने का व्हिप जरूर जारी किया। चुनाव में किसको वोट देंगे, मैंने पहले भी कहा कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं अंतरात्मा की आवाज पर, लेकिन ये दोनों गठबंधनों की है कि दोनों गठबंधनों ने मॉक जो पोलिंग होती है कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक पैरेलल वोटिंग कराई गई, सांसदों को पत्र दिए गए, मतपत्र दिए गए दोनों के नाम, उसमें ये चेक करना कि कहीं सांसद गलती से कोई अपना वोट ऐसा तो नहीं डाल दें जो क्रॉस हो जाए या खारिज हो जाए वोट। तो दोनों राजनीतिक दल, दोनों राजनीतिक खेमे, जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया 21 जुलाई, उसके बाद से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सक्रिय थे, ये जानते हुए कि दोनों खेमों के पास 110 वोटों का अंतर है, सत्तारूढ़ दल के पास 110 वोट ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस और जो सुदर्शन रेड्डी खास तौर से, उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें और उनको जिताएं। उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बचाई जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए जब वो न्यायाधीश रहे। तो आने वाले जो 24 घंटे हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए नहीं कि कौन जीतेगा को लेकर शायद ही किसी के मन में ये सवाल हो कि क्या सुदर्शन रेड्डी इतने 110 वोटों का अंतर पाट लेंगे। जी नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल इस रोचकता का है कि दोनों खेमों के पास जितने वोट है उनसे ज्यादा वोट वो प्राप्त कर सकते हैं क्या, और अगर प्राप्त कर सकते हैं, जिस खेमे ने अपनी निर्धारित संख्या से ज्यादा वोट हासिल कर लिए
निश्चित रूप से उसका मनोवैज्ञानिक असर उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, उनके नेताओं पर पड़ेगा। और जो बिहार और उसके बाद अगले साल बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम जो विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, उनमें उस खेमे की एक मनोवैज्ञानिक माना जाएगा कि जितने हमारे पास वोट थे उनको हमने अपने बरकरार रखते हुए और विपक्षी खेमे में सेंध लगाई या तटस्थ वोटों को अपनी तरफ अपने साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और 24 घंटे बाद, मतलब कल आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके 24 घंटे बाद इसके नतीजे आ जाएंगे। 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और लगभग 1-1.5 घंटे में ही काउंटिंग पूरी हो जाएगी। और उसके बाद ये माना जा सकता है और माना जाना चाहिए कि जगदीप धनखड़ के जो अचानक इस्तीफा हुआ था, उस इस्तीफे प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा। जगदीप धनखड़ आगे क्या बोलते हैं, अभी उन्होंने लगभग 1.5 महीने से मौन धारण कर रखा है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जगदीप धनखड़ बोलेंगे जरूर, क्या वो परिस्थितियां रहीं जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। कारण इस्तीफे का बीमारी उन्होंने जरूर बताया, लिखित जो राष्ट्रपति को पत्र भेजा, लेकिन निश्चित रूप से पूरा देश जानता है कि वो कारण बीमारी नहीं, वो कारण राजनीति था। और ऐसी क्या राजनीति घटी जिस एनडीए ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया और अच्छे बहुमत से वो जीते, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जो 5 बजे मीटिंग ले रहे थे जगदीप धनखड़, रात को 8 बजे उनको इस्तीफा देना पड़ गया और इतने अस्वस्थ हो गए क्या वो। तो समय आने पर निश्चित रूप से जगदीप धनखड़ बोलेंगे, जैसा उनका स्वभाव रहा है। वो चाहे बंगाल के राज्यपाल जब रहे हों तब भी उन्होंने वहां की सरकार के खिलाफ कई इस तरह बयान दिए और कई बार वो कंट्रोवर्सी में रहे। तो निश्चित रूप से जगदीप धनखड़ कब बोलेंगे, उनकी क्या टाइमिंग्स होगी, क्या जगह होगी, किस अवसर पर वो अपने पत्ते खोलेंगे, अपना राज बताएंगे या नहीं बताएंगे, या कोई किताब लिखेंगे जिसमें पूरा उनकी जो घटनाक्रम हुआ या उनकी शुरुआती से लेकर आखिर तक की राजनीति, जैसा अक्सर राजनेता लिखते हैं, क्या उसमें करेंगे। लेकिन वो जब करेंगे या नहीं करेंगे ये भविष्य का विषय है। लेकिन आने वाले 24 घंटे में देश को ये पता चल जाएगा कि क्या सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे या सुदर्शन रेड्डी अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन जिस तरह के आसार दिख रहे हैं, जिस तरह की अंक गणित है, सांसदों का जो अंक गणित है, उसके आधार पर निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि बीजेपी और एनडीए के जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन, वो देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, जिसकी संभावना, जिसकी आशंका अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही। तो कल हम फिर किसी नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, उस मुद्दे का, उस विषय का हम पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.